हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रीकैप करने वाली हूँ फ्रॉम सीजन 2 के पार्ट 2 को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो पार्ट 2 की शुरुआत हमें बॉयड से दिखाई जाती है, जो टिया चेन को यही समझा रहा है कि सारा की मदद से वो सभी लोगों को घर पहुंचा सकता है। लेकिन उनकी बातें इंटरप्ट हो जाती है कैनी के कारण, जिस कारण बॉयड वहां से निकल चर्च पहुंचता है, जहां उसे सारा तो नहीं मिलती, लेकिन उसे फिर से वो म्यूजिक सुनाई देता है। साथ ही एक बैलरीना भी उसे उसके सामने डांस करती हुई नजर आती है, और जैसे ही वो उसके पास पहुँचता है तो उसके मुँह से वॉर्म निकलता हुआ वो नोटिस कर पाता है, और साथ ही खुद को वो डाइनर में पाता है जहाँ कैनी उसकी मदद करता है। साथ ही बॉयड उसे यहाँ से ले जाकर सारी बातें भी बताता है, जिससे कैनी को कुछ भी समझ नहीं आता। लेकिन वहाँ पर बॉयड को फिर से वो बैलरीना नजर आती है जो कैनी को नजर नहीं आती, और बॉयड की फिक्र कर कैनी उसे सीधा क्रिस्टीन के पास ले जाता है, जहाँ वो क्रिस्टीन को भी मार्टिन की वही सारी बातें बताता है जो क्रिस्टीन को बिल्कुल समझ नहीं आ रही। और वो कैनी को कहती है कि बॉयड की हालत काफी ही बुरी है, और वो जो सिनेरियो से गुजर रहा है उसके बारे में वो सोच भी नहीं सकती। और जब वो लोग इन सारी बातों के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं तो फिर से बॉयड को वो बैलरीना नजर आती है, और वो म्यूजिक भी सुनाई देने लगता है। जिसके बाद ये सीन सीधा कॉलोनी हाउस की तरफ बढ़ता है, जहाँ हम देख सकते हैं कि नए आए हुए लोग खाने की कमी के कारण खाने चुरा रहे हैं, जिससे एलिस काफी भड़का हुआ है और वो उन लोगों को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन रोकने के कारण उस शख्स के हाथ में रखी हुई नाइफ एलिस को लग जाती है, जिससे फातिमा काफी घबरा जाती है और उसके खून को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन एलिस का वो खून रुकता ही नहीं। जिसके साथ साथ अब वो ये सोचने लगती है कि उन लोगों को यहाँ से सीधा क्लिनिक जाना होगा, तभी ही वो लोग कुछ कर पाएंगे। लेकिन अब रात हो चुकी है तो सभी लोग बाहर जाने से कतरा रहे होते हैं, जिस कारण सामने और कोई नहीं बल्कि एल्जिन आता है और उसे फातिमा बताती है कि इन मॉन्स्टर की एक कमी है जो इंसानों के पीछे दौड़ नहीं सकते। जिसका फायदा उठाते हुए एल्जिन कार लेने के लिए पहुंचता है, वो भी उन सारे क्रिएचर से बचते हुए। लेकिन कार पहुंचते ही उसकी कार स्टार्ट नहीं होती, जिससे एल्जिन घबरा तो जाता है, लेकिन फिर वक्त रहते उस कार को स्टार्ट करने में कामयाब होता है और सीधा कॉलोनी हाउस की तरफ ले आता है। जिसके बाद एलिस और फातिमा को सीधा यहाँ से वो लेकर क्लिनिक पहुँचता है, जहाँ जाते हुए एलिस को सांस नहीं आ रही, जिससे फातिमा और घबरा चुकी है। लेकिन क्लिनिक पहुँचते ही वहाँ पर क्रिस्टीन की मदद से वो लोग उसे सांस ले आने में कामयाब तो होते हैं, लेकिन अभी भी एलिस को खून की जरूरत है जो उन्हें बॉयड से मिल सकता है। लेकिन बॉयड ऑलरेडी अपने बेटे को लेकर परेशान है और साथ ही खुद को लेकर भी, और वो खून देने से मना कर देता है, जिससे कैनी काफी चिढ़ जाता है और गन पॉइंट पर उसे खून देने के लिए मजबूर करने की कोशिश तो करता है। लेकिन बॉयड उन सभी को अपना हाथ दिखाता है, जिसकी बॉडी में कुछ रेंग रहा होता है, और वो चीज मैरियन नोटिस कर पाती है। लेकिन फिर बॉयड सीधा क्लिनिक के बाहर निकलता है और उन क्रिएचर्स को आवाज देता है, जिसके बाद खुद के हाथ को कटकर उन एक क्रिएचर में से उनका गला काट उसे पकड़ वो यही कहता है कि माई ब्लड इज योर ब्लड। द सेम चीज मार्टिन ने उसे कही थी, और देखते ही देखते वो क्रिएचर उनके सामने मर जाता है और बाकी सारे क्रिएचर उसे घूरते खड़े हो जाते हैं। जिस मौके का फायदा उठाकर बॉयड वापस क्लिनिक में पहुंचता है और अपने बेटे को ब्लड देने के लिए रेडी हो जाता है, जिससे अब उसके बेटे को भी होश आ चुका है। लेकिन फातिमा काफी घबरा चुकी है बॉयड की ऐसी हालत देख। साथ ही कैनी भी बॉयड से माफी मांगता है उसके बर्ताव के लिए और उस पर ना बिलीव करने के लिए, क्योंकि वो दोनों नोटिस कर पाते हैं कि जिस क्रिएचर पर बॉयड ने हाथ रखा था और उसे ब्लड ट्रांसफर किया था, वो क्रिएचर मरा हुआ बाहर पड़ा है। और सुबह होते ही सभी लोग उसकी बॉडी की तरफ आते हैं, जिसे उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट करने का डिसाइड किया है, जिसे कैनी बिल्कुल भी खुश नहीं। और अंदर ले जाते ही क्रिस्टी उस बॉडी की ऑटोप्सी करने का डिसाइड करती है, जिससे सभी लोग पहले काफी घबरा जाते हैं और कैनी वहाँ से निकल जाता है। लेकिन फिर क्रिस्टी के समझाने पर कैनी फिर से हामी बढ़ता है और वो लोग ऑटोप्सी शुरू कर देते हैं। लेकिन उन लोगों को पता चलता है कि इस क्रिएचर की बॉडी में इंसान जैसे ही ऑर्गन्स है, जिससे क्रिस्टी अब काफी नाराज है और उस क्रिएचर की बॉडी पर वो इधर उधर मारने लगती है, जिस कारण उन लोगों को उसकी बॉडी से एक लिक्विड निकलता हुआ नजर आता है, जिसे उन लोगों ने एक बोतल में भर लिया है और उसकी बॉडी वो लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। और फिर हम मैरियन को देख पाते हैं, जिसकी आँख खुल चुकी है और वो उस क्रिएचर को देखने के लिए पहुंची है जो उसकी जगह से गायब है, जिसे देख क्रिस्टी काफी घबरा जाती है और बॉयड को आवाज लगाती है, और बॉयड के पहुंचते ही उसके सामने भी वो क्रिएचर आ जाता है, जिसे शूट करने पर उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा। और देखते ही देखते वो क्रिएचर उन लोगों के काफी पास आ जाता है, और फिर अचानक से मैरियल की आँख खुल जाती है और हमें पता चलता
चलता है कि वो सिर्फ उसका एक सपना था। और जब ये ऑटोप्सी पूरी हो गई थी तो कैनी अपने घर जाता है, जहाँ जाते ही जैसे ही वो अपनी मॉम के पास पहुँचता है तो उनके पास लगा हुआ फोन रिंग करने लगता है, जिसे उठाते ही उसके अंदर डिस्टर्बिंग नॉइज आती है, जिससे घबराकर कैनी फोन रख देता है और साथ ही उसे उसी बैलेरिना म्यूजिक की आवाज आने लगती है जो बॉयड को आ रही थी। और वो ये भी देख पाता है कि उसकी मॉम कीड़े बना रही है, जिसमें से एक कीड़ा निकल उसके हाथ को काट लेता है और अचानक से कैनी की आँख खुल जाती है, यानी कि कैनी भी एक अजीब से सपने देख रहा है। पर उठते ही वो ये नोटिस कर पाता है कि जिस कीड़े ने उसे काटा था उस जगह एक निशान बन चुका है, जो बात काफी ही अजीब है। जिसके बाद बड़े कॉलोनी हाउस की तरफ तो वहाँ डोना ने उस शख्स को एक कमरे में कैद कर दिया है, क्योंकि वो उसकी हरकतों से बिल्कुल खुश नहीं। लेकिन उसी के साथ वो नोटिस कर पाती है कि एलिस लौट आया है, जिसका स्वागत वो काफी अच्छे से करती है। जिसके साथ साथ जिम उनके टाउन में एक ड्रोन को उड़ता हुआ नोटिस कर पाता है, जो और कोई नहीं बल्कि रैन उड़ा रहा है। और उसके पास जाकर वो उसकी हेल्प मांगता है ताकि उसकी मदद से वो लोग फिर से कम्युनिकेट कर सके। जिसे पहले तो वो मजाक कहता है, लेकिन यहाँ से बाहर निकलने की चाह में वो जिम का साथ देने को तैयार हो जाता है। और उसी कारण वो दोनों वहाँ से निकल जिम की उसी लोकेशन पर पहुँचते हैं जहाँ उन लोगों का एक्सीडेंट हुआ था। और तारों को जोड़ ड्रोन की मदद से वो लोग फिर से रेडियो कनेक्शन करने की कोशिश तो करते हैं, जिसमें वो लोग बड़े ही बुरी तरीके से नाकामयाब होते हैं। जिससे रैन अब काफी परेशान हो चुका है और वो जिम को ये कहता है कि तुमने कभी नोटिस किया है या फिर तुमने कभी क्या देखा है कि वो क्रिएचर ही असल में लोगों को मारते हैं। जिसके जवाब में जिम यही कहता है कि नहीं, उसने नहीं देखा, क्योंकि रैन का ऐसा मानना है कि क्रिएचर कभी है ही नहीं और ये सभी टाउन के लोग उनसे झूठ कह रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि फादरी और सैरा के वो भाई जिंदा हो, जो चीज जिम को भी लॉजिकल लगती है। और वो लोग सैरा से बात करने का डिसाइड करते हैं, जिसके लिए वो लोग सैरा के पास आ तो पहुँचते हैं, लेकिन उससे बातचीत करते हुए उन लोगों को ज्यादा कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि ऑलरेडी फादरी की डेथ हो चुकी है और साथ ही उसका भाई भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन उन लोगों की उससे ज्यादा बात नहीं हो पाती, क्योंकि डोना पहुँच उन लोगों को वहाँ से भगा देती है। जहाँ से निकलते हुए वो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि टाउन वालों पर उन्हें खास नजर रखनी होगी। साथ ही बड़े तबिता की तरफ तो वो जेड को उस गुफा और उस सिंबल के बारे में बताती है, जिसे उसने उस गुफा के अंदर ही देखा था, वो भी विक्टर के साथ। जिस बात से जेड काफी नाराज है, क्योंकि विक्टर ने उसे पूरी बात नहीं बताई। और अब वो वहाँ से निकल सीधा विक्टर के पास पहुँचता है और उसे काफी बुरी तरीके से बर्ताव करते हुए यही पूछता है कि उसने उसे पूरी बात क्यों नहीं बताई, और अगर वो उसे पूरी बात नहीं बताएगा तो कभी वो घर नहीं जा पाएगा। लेकिन उसके जवाब में विक्टर उसे यही कहता है कि उसका घर यही है, और वहाँ से चुपचाप निकल जाता है, जो चीज जेड को पसंद नहीं आती। और वो उसे रोकने की कोशिश तो करता है, लेकिन तबिता उसे रोक देती है और काफी चिल्लाती है। जिसके बाद वो खुद वहाँ से निकल सीधा विक्टर के पास पहुँचती है और उससे पूछती है कि उसने जेड को पूरी बातें क्यों नहीं बताई। जिसके जवाब में वो उसे सिंबल्स के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो काफी डरा हुआ होता है। लेकिन साथ ही वो ये भी बताता है कि उसकी मॉम ने उसे ये कहा था कि कुछ भी हो जाए तुम रात के वक्त कमरे से या फिर घर से कभी बाहर मत निकलना। पर इतना ही नहीं, बल्कि उसने उसकी मॉम की पिक्चर्स भी उसे दिखाई है, जिसे उसने ड्रॉ किया है। और साथ ही तबिता की नजर एक टावर जैसी पेंटिंग पर पड़ती है, जिसे वो विक्टर को दिखाती है। तो वो उसे यही बताता है कि उसकी मॉम लास्ट टाइम वहाँ बच्चों को बचाने के लिए गई थी, लेकिन वो वहाँ से कभी लौटी ही नहीं। साथ ही अब बात करें बॉयड और कैनी की, तो उनकी बातचीत के दौरान उन लोगों को बेसमेंट से कुछ आवाज आने लगती है, यानी कि उसी क्रिएचर की डेड बॉडी की तरफ। जिससे डरते हुए वो दोनों उस क्रिएचर की डेड बॉडी के पास तो पहुँचते हैं, लेकिन उस पर से कपड़ा हटाने पर वो लोग काफी सारे कीड़ों को नोटिस कर पाते हैं, जैसे कैनी ने अपने सपनों में देखा था। और वो सारी बातें वो लोग जाकर क्रिस्टी लोगों को बताते हैं। लेकिन साथ ही कैनी भी अपने सपनों के बारे में उन लोगों के सामने खुलासा करता है, जिससे उन लोगों को इतना तो समझ आ जाता है कि जो सपना वो लोग देख रहे हैं वो ऑलमोस्ट सच हो रहा है, जिस कारण वो लोग उस बॉडी को जलाने का डिसाइड करते हैं। और उसी मौके पर डोना पहुंचती है, जो बॉयड से काफी नाराज है उस डेड बॉडी को लेकर, जिसे उन लोगों ने अब जलाने का डिसाइड किया है। लेकिन उस डेड बॉडी के पास पहुंचते ही वो लोग देख पाते हैं कि वो सारे इंसेक्ट उस डेड बॉडी से गायब हैं। पर फिर भी वो लोग उस डेड बॉडी को उठाकर जंगल में दूर ले जाकर जला देते हैं। और जंगल से लौटते ही बॉयड ये देख पाता है कि जो सारे कीड़े जो उस क्रिएचर के पास से उड़े थे, वो सारे इंसेक्ट्स अब टाउन में घूम रहे हैं। और साथ ही एक शख्स को उन लोगों ने घायल भी कर दिया है। साथ ही एक अजीब बात हम रेन की नोटिस कर पाते हैं, जिसने डोना को किडनैप कर लिया है। और जैसे ही जिम की नजर उस पर पड़ती है, तो वो उससे यही कहता है कि उसका कुछ और प्लान है।
जिसके बाद फिर से हमें बॉयड की तरफ दिखाया जाता है, जहां हम देख पाते हैं कि वो एक घर में आ पहुंचा है, जहां उसे एक शख्स बताता है कि उसके घर में उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है, जो मरने से पहले बार बार यही कह रही थी कि वो छूते हैं वो तोड़ते हैं और चोरी करते हैं, साथ ही यहाँ मुफ्त में कोई नहीं। जो चीज बॉयड की समझ नहीं आती, लेकिन अब वो काफी घबराया हुआ है क्योंकि सुबह की मौत इन लोगों के सामने पहली बार हुई है, जिसे देख टाउन के सभी लोग हैरान हैं और बॉयड से सवाल चाहते हैं, लेकिन फिर भी बॉयड उन सभी को पूरी बात नहीं बताता। जिसके बाद फिर से बड़ी डोना की तरफ तो रैन ने अभी भी उसे बांध रखा है और वो उससे सवाल चाहता है क्योंकि उसने बॉयड के साथ उसे एक लाश ले जाते हुए देखा था, जिसका क्लैरिफिकेशन डोना दे तो देती है, लेकिन फिर भी रैन को उस पर भरोसा नहीं क्योंकि जिम बार बार डोना को उसे छोड़ने के लिए कह रहा है, जिसके लिए रैन रेडी नहीं। और उसी मौके पर हम बॉयड को पहुंचता हुआ देख सकते हैं, जिस कारण वो लोग डोना को छुड़ाने में कामयाब तो होते हैं पर यहाँ से निकलने में नहीं, क्योंकि बॉयड की कार की कीज को रैन काफी दूर फेंक देता है, जिस कारण ना चाहते हुए उन्हें जिम की बस में पूरी रात गुजारनी होगी। साथ ही हम पूरी जगह फैले हुए उन्हीं कीड़ों को देख सकते हैं जो पूरे शहर भर में फैल चुके हैं। और फिर से बड़े कॉलोनी हाउस की तरफ तो वहाँ रेजीन आ पहुंचा है, जिसने सभी लोगों को सच्चाई बता दी है। साथ ही उसका मानना ये भी है कि सभी लोग मरने वाले हैं, लेकिन साथ ही आज रात सभी ने ये डिसाइड किया है कि वो सभी सोएंगे नहीं, वरना जैसा सुबह उस लड़की के साथ हुआ था ऐसा उन लोगों के साथ हो सकता है। और वही दूसरी तरफ बॉर्डर बाकी सभी की बात करे तो वो लोग रैन पर काफी ही नाराज है क्योंकि उन्हें रात यहाँ पर गुजारनी होगी, जहाँ बॉर्डर लोगों को ना सोने के बारे में भी बताता है। साथ ही तबीता और जेड को हम देख पाते हैं जो विक्टर की उस पेंटिंग को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें से वो लोग एक टावर की पिक्चर को उठाते हैं, जिसे देख तबीता यही कहती है कि उसने खुद को उस पर क्लाइम करते हुए देखा है और साथ ही उसे अब ऐसा भी लग रहा है कि जो बच्चे उसे दिखाई देते हैं वो उसकी मदद चाहते हैं। जिसके बाद बड़े फिर से बॉयड की तरफ तो हम देख पाते हैं कि वो गोलियों में उस क्रिएचर से मिले हुए उसे लिक्विड को लगा रहा है, जिसे देख रैन यही कहता है कि ये काम करेगा या नहीं, जिस कारण डोना जो उससे काफी चिड़ी हुई है वो बॉयड को यही कहती है कि ये जिम्मेदारी तुम्हें रैन को दे देनी चाहिए, भले ही वो मरे क्यों ना, क्योंकि वो उन लोगों के लिए एक मुसीबत ही है। पर इतना ही नहीं बल्कि उन लोगों को उस म्यूजिक बॉक्स की म्यूजिक सुनाई दे रही है, जो सिर्फ अब बॉयड को नहीं बल्कि वहाँ मौजूदा सभी लोगों को दे रही है, जिससे रैन काफी हैरान है क्योंकि वो रेडियो बंद है और साथ ही बाहर खड़े क्रिएचर उन लोगों की तरफ नहीं बढ़ रहे, जो सिर्फ थोड़ी ही दूरी से उन लोगों को घूरे जा रहे हैं और साथ ही उन लोगों को बस के नीचे से किसी के होने की हलचल की आवाज आ रही है, जो मुमकिन हो ही नहीं सकता। और इन सारी चीजों से घबराकर रैन बस की खिड़कियां तोड़ देता है और यहाँ से निकलने की कोशिश करता है, यानी कि अब वो जगह सेफ नहीं। तो बॉयड भी सभी लोगों को यहाँ से लेकर निकलने की डिसाइड करता है, जिसमें वो लोग कामयाब भी होते हैं। पर वही रैन को हम देख पाते हैं जो जंगलों में उन क्रिएचर से बचता हुआ दूसरी तरफ निकल चुका है। जिसके बाद बड़े कॉलोनी हाउस की तरफ तो वहाँ हम देख पाते हैं कि मैरियल की हालत कुछ ठीक नहीं, जिसे संभालने की कोशिश क्रिस्टी कर रही है। और वही रेगी को भी हम देख पाते हैं जिसका बिहेवियर काफी ही अजीब होता जा रहा है। साथ ही कॉलोनी हाउस में डोना लौट चुकी है। साथ ही क्रिस्टिन मेरियन को शांत कर जैसे ही उसके रूम के बाहर जाती है तो मेरियन खुद की तरफ बढ़ते हुए उन्हीं कीड़ों को देख पाती है जो उसकी तरफ ही बढ़ रहे हैं, जिसे देख वो काफी घबरा जाती है और उन्हें हटाने की कोशिश करती है, लेकिन क्रिस्टी को सारे इंसेक्ट्स उसकी बॉडी पर नजर ही नहीं आते। जिसकी चीख सुन बॉर्डर बाकी सभी कमरे में पहुँचते तो है, लेकिन बॉयड को एलिश वहाँ से ले जाता है क्योंकि एल्जिन अपने सपनों के बारे में बताता है, जिसमें उसने उसी सफेद पोशाक पहने हुए छोटे बच्चे को देखा था। साथ ही वो किसी पोएम के बारे में भी बताता है जो यही कहती है कि वो टच करते हैं वो ब्रीथ करते हैं और साथ ही वो स्टील भी करते हैं, लेकिन वो लोग सेफ है जो उसे सुनते नहीं और वो लोग आते हैं ताकि वो लोग तीसरे को ले जाए, लेकिन वो तब तक रुकेगी नहीं जब तक वो मेलोडी रुकेगी नहीं। जिसे सुन बॉयड सोच में पड़ जाता है और वही हम तबिता को भी देख सकते हैं जैसे जूली के चिल्लाने की आवाज आ रही है जो ठीक मैरियल की ही तरह कर रही है, जिसकी बॉडी पर इंसेक्ट तो घूम रहे हैं लेकिन वो किसी को भी नजर नहीं आते। जो चीज हम रेन के साथ भी होता हुआ देख पाते हैं वो भी जंगलों में। जिसकी दूसरी सुबह जूली को चेक करने के लिए क्रिस तबिता के पास पहुंची है। वही हम डोना को देख पाते हैं जो रेन को ढूंढने के लिए जंगलों की तरफ आई है, जिसे रेन मिल तो जाता है लेकिन वो अभी बेहोश है और उसे जैसे ही वो लोग उठाने की कोशिश करते हैं तो रेन की आंखें खुल जाती है जो कि पूरी तरह सफेद है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। साथ ही हम जूली को भी देख पाते हैं जिसे क्रिस्टी चेक तो कर रही है लेकिन उसकी भी आंखें खुल जाती है जो कि सेम रेन की तरह ही सफेद है और वो जोर जोर से चिल्ला रही है, जो चीज हम मैरियल के साथ भी होता हुआ देख पाते हैं। अब बात करें सैरा की तो हम देख पाते हैं कि बॉयड ने उसे जंगलों में लाया है जहाँ वो
उसकी हेल्प चाहता है वो उसे बताता है, लेकिन आगे बढ़ते ही सारा को उसी म्यूजिक बॉक्स की आवाज आती है और उसकी नाक से खून तक निकलता है, जिसे वो रोकने के लिए कहती है और साथ ही बॉयड को बताती है कि वो हम पर हंस रहे हैं क्योंकि बॉयड ने उस चीज को बाहर निकाल दिया है जो अब पूरे शहर में घूम रहा है। लेकिन उसे रोकने का तरीका जब बॉयड उससे पूछता है तो सारा सिर्फ जूली का नाम लेती है और बार बार उस म्यूजिक को स्टॉप करने के लिए कह रही है, जिससे बॉयड परेशान है क्योंकि उसे म्यूजिक की आवाज ही नहीं आ रही। और वही हम तबिता को देख सकते हैं जो टावर के बारे में जिम को बताती है और साथ ही ये भी कि वो उस टावर पर जाना चाहती है ताकि वो अपनी बेटी को बचा सके, जिसके लिए जिम अग्री तो नहीं करता, लेकिन फिर भी तबिता अपनी बेटी को ऐसी हालत में नहीं देख सकती और सीधा विक्टर के पास पहुंचती है ताकि वो टावर तक पहुंचने का उसे रास्ता बता सके। साथ ही हम रेजी को देख सकते हैं जिसने शहर में एक शख्स को मार दिया है और उसकी राइफल अपने पास रख ली है। जिसके साथ साथ जेड को हम देख पाते हैं जो गुफा में जाने के लिए रेडी है, जिसके लिए उसने एक तोड़ भी निकाला है, वो भी एक रस्सी को पेड़ से बांधते हुए। लेकिन अंदर जाते ही वो देख पाता है कि उसे वो बच्चे उसके आसपास नजर आ रहे हैं जो ऊपर किसी चीज को देख रहे हैं और उसके ऊपर देखते ही उसे वो सेम निशान नजर आता है जो सिंबल को वो कब से देख रहा है। लेकिन अचानक से उसके आसपास के सभी बच्चे गायब हो जाते हैं और वो सिंबल भी। जिसके बाद बॉयड की तरफ बढ़े तो हम देख पाते हैं कि उसकी मुलाकात डोना से हुई है और उसे ऐसा लग रहा है कि उन पर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है, लेकिन डोना उसे समझाती है और साथ ही ये भी बताती है कि उसकी बेटी की आज शादी है, जिसे अटेंड करने के लिए बॉयड पहुंचा है और अटेंड करते ही वो वहाँ से जल्द निकल जाता है। साथ ही हम तबिता को देख सकते हैं जो विक्टर के साथ उस पेड़ तक पहुंच चुकी है, जिसकी मदद से वो उस टावर तक पहुंच पाएगी, जिसके लिए अब वो उसी पेड़ के अंदर जाती है, जिसकी मदद से वो दूसरे जंगल की तरफ आ पहुंचती है और सीधा उसी टावर की तरफ बढ़ जाती है। जिसके बाद बात करें बॉयड की तो जैसे ही वो जंगल की तरफ बढ़ता है तो वहाँ उसका सामना रेजी से होता है जो उसे शूट तो करता है, लेकिन ज्यादा बॉयड को नुकसान नहीं होता, पर बॉयड खुद की जान बचाने और रेजी को मारने में कामयाब होता है। जिसके बाद फ्लेम लेकर सीधा वो उसी जगह पर पहुंचता है जहाँ उसे मार्टिन मिला था, लेकिन अब वो मार्टिन को नहीं बल्कि मैरियल, जूली और रैन को नोटिस कर पाता है जो तीनों वहाँ पर बंधे हुए हैं और साथ ही बॉयड को वहाँ म्यूजिक भी सुनाई दे रहा है, जिसे अब वो तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ उसकी वाइफ एबी उसे रोकते हुए पहुँचती है, यही कहते हुए कि अगर वो ऐसा करेगा तो टाउन वालों के लिए काफी बुरा हो सकता है क्योंकि ये बॉयड की एक बेवकूफी होगी वो भी उस बॉक्स को तोड़ने की। जिसकी बातों को वो ध्यान से सुन तो रहा है, लेकिन अचानक से जब तीनों चिल्लाने लगते हैं तो बॉयड उनकी तकलीफ को नजरअंदाज नहीं कर पाता और एबी के मना करने के बावजूद भी वो उस बॉक्स यानी कि उस म्यूजिक बॉक्स को वो तोड़ देता है, जिससे वो तीनों शांत हो जाते हैं और साथ ही उनकी आंखें नॉर्मल होने लगती है क्योंकि हम देख पाते हैं कि वो तीनों वास्तविक में वहाँ मौजूद नहीं थे, बल्कि अभी भी वो लोग टाउन में मौजूद है जहाँ फाइनली उन लोगों की आंखें ठीक हो गई है और उन्हें होश आ चुका है, जिसे देख सभी लोग काफी खुश है। लेकिन वही बॉयड भी उस गुफा से बाहर निकल चुका है, जहाँ निकलते ही वो यही कहता है कि वो लोग उसे रोक नहीं सकते। लेकिन अब बात करें तबिता की जो कि टावर के ऊपर चढ़ चुकी है, जहाँ उसे किसी के होने की आवाज आती है और वो शख्स और कोई नहीं बल्कि वही बच्चा है जिसने सफेद पोशाक पहनी हुई है और वो तबिता को देख यही कहता है कि यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है और उसे उस ऊंचे टावर से वो धक्का दे देता है। जिसके कुछ समय बाद हम तबिता को हॉस्पिटल में देख पाते हैं, जहाँ डॉक्टर उसे बताते हैं कि 3 दिन पहले किसी ने उसे जंगल में बुरी हालत में पाया था और तब से ही वो हॉस्पिटल में है। और यहाँ पर फ्रॉम सीजन 2 का ये पूरा रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ, तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।